नमस्ते दोस्तों। देश की 543 लोकसभा सीटों का हम क्रमवार हिसाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने अब तक आपको बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान आते आते भारतीय जनता पार्टी को करीब 18 से 20 सीट का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान कैसे हो रहा है मैं उसको क्विकली रिकैप कर देता हूँ कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है। जम्मू और लद्दाख में उसे एक एक सीट हारने की संभावना है। पंजाब में पिछली बार उसने शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीट जीती थी। इस बार वो शायद 1 पर सिमट जाए। हिमाचल में 1 सीट खोने की उसको संभावना नजर आ रही है और 6 से 7 सीट का नुकसान उसे राजस्थान में हो रहा है और करीब इतनी ही सीट्स का नुकसान हो रहा है उसे हरियाणा में। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली टैली से करीब 18 से 20 सीट गंवा रही है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज ये जो 18 से 20 सीट का नुकसान हो रहा है कश्मीर से लेकर राजस्थान आते आते क्या उसे रिकूप कर पाएगी। तो मैं अपने 25 साल के इलेक्शन कवरिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है 2 स्टेट्स में जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इनके नाम है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है और उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। तो दोस्तों पिछली बार से अलग आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है इस बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के वोटों का 5 तरीके से बंटवारा हुआ था और ये 5 जगह थी। वाईएसआर कांग्रेस जिसके नेता हैं जगनमोहन रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी जिसके नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी। लेकिन इस बार थोड़ी वहाँ पे अरिथमेटिक अलग है। इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है, जगन अलग लड़ रहे हैं, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और पवन कल्याण ने एक अलायंस बनाया है और ये तीनों मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और इन तीनों पार्टीज़ का अगर आप अरिथमेटिक देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि पिछली बार करीब 49.8% वोट्स मिले थे जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को और उन्होंने 25 में से 22 लोकसभा सीट्स वहाँ पे जीती थी। और तेलुगु देशम पार्टी को करीब 41% वोट्स मिले थे और 1% से कम में रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो अगर इन सब वोट्स को जोड़ लिया जाए तो एनडीए की अलायंस आज करीब 47% वोट पर खड़ी है। लेकिन फिर भी इसका वोट प्रतिशत जो वाईएसआर कांग्रेस का वोट प्रतिशत था करीब 49.8%, उससे कम है। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम इस चुनाव में ये हुई है कि उसके खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और कांग्रेस भी वाईएसआर पार्टी के काफ़ी वोट्स काट रही है क्योंकि कांग्रेस के लीडर जगनमोहन रेड्डी की सिस्टर वाईएसआर शर्मिला है और परिवार में टूट के कारण कुछ वोट जो वाईएसआर का पारंपरिक वोट हुआ करता तो वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण और कांग्रेस ने जो चैलेंज खड़ा किया है उसके कारण वाईएसआर कांग्रेस का वोट कुछ टूट रहा है और अरिथमेटिक के हिसाब से एनडीए का वोट कंसोलिडेट होकर करीब 47-48% के आसपास जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि जगनमोहन रेड्डी बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं या एनडीए चुनाव वह भारी अंतर से जीत रही है? तो इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है और उसका कारण मैं आपको समझा। देखिए दोस्तों, कागज़ पर एनडीए का वोट शेयर काफ़ी अच्छा लगा और उसका अरिथमेटिक भी ठीक लग रहा है। उसका कारण ये है कि वो तीनों एलाइज मिलके करीब 47-48% वोट लेकर आ रहे हैं। और अगर इस स्थिति में वाईएसआर कांग्रेस का वोट प्रतिशत अगर 3-4% भी घटता है एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के चैलेंज के कारण, तो तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण की पार्टी के लिए गेन्स करने के लिए काफ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे एक है कि तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री में कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को वादा कर रखा है कि वो 4% आरक्षण जो मुसलमानों को उनके बैकवर्ड होने के कारण मिलता है उसे मेंटेन रखेंगे और उस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो एक तरीके का विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी में। तो इस कारण कितना मुस्लिम वोट टीडीपी रिटेन कर पाएगी और कितना मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के डर से तेलुगु देशम पार्टी से छूटकर वाईएसआर की तरफ चला जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। जिस तरह की जमकर वहाँ वोटिंग हुई और जिस तरह महिलाएं वहाँ साइलेंटली वोट कर रही है, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन मोटा मोटी हिसाब ये लगाया जा सकता है कि इस गणित के कारण, एंटी इनकम्बेंसी के कारण और जो चैलेंज वाईएसआर शर्मिला ने खड़ा किया है अपने भाई के लिए, उसके कारण जगनमोहन रेड्डी को काफ़ी सीटों का नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान क्या पिछली बार उनको जो 22 सीट आई थी उसको
उल्टा करके वो 22 सीट टीडीपी और बीजेपी और पवन कल्याण को दे देगा, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि एनडीए को करीब 15 से 17 सीट आंध्र प्रदेश में मिलने की गुंजाइश है, जो पहले से करीब करीब 14 से 16 सीट ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर राजस्थान में जो लॉस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, वो काफ़ी हद तक कवर हो रहा है सिर्फ एक स्टेट आंध्र प्रदेश से। इस कारण आंध्र प्रदेश की वैल्यू इस इलेक्शन में काफ़ी बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश एक मेक और ब्रेक स्टेट हो सकता है इस इलेक्शन में, और बाकी जो 3-4 सीट्स का लॉस उसे नॉर्थ में जो होता दिख रहा है, मुझे लगता है वो उड़ीसा में गेन कर लेगी। और उसका कारण सिंपल सा ये है दोस्तों कि उड़ीसा में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक टैसिट किस्म की अलायंस है। इस अलायंस के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जो विधानसभा का चुनाव है वो इतनी मजबूती से नहीं लड़ रही है, और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में ज़्यादा सीटें जितवाने के लिए बीजू जनता दल ने लोकसभा में काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। तो पिछली बार जो बीजेपी की टैली थी 8 या 9 की, उसमें मुझे लगता है कि 3 या 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी उड़ीसा में। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि कश्मीर से चले राजस्थान, आंध्र प्रदेश से चले आप उड़ीसा, और एनडीए करीब करीब वहीं रह गया जहां वो पिछले चुनाव में था। लेकिन दोस्तों, एक मज़ेदार बात इसमें यह है कि भारतीय पॉलिटिक्स में ये माना जाता है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर कोई भी जीते अल्टीमेटली वो जाने वाला है उसी पार्टी के साथ जो सरकार बनाने की स्थिति में है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एनडीए स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हो सरकार बनाने के, तो वहाँ पे चाहे टीडीपी जीते चाहे वाईएसआर कांग्रेस जीते, अल्टीमेटली वो समर्थन देंगे एनडीए को, और वाइस वर्सा ऐसे कि अगर लगे कि इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है तो आंध्रा के दोनों दलों में से एक, रिगार्डलेस ऑफ उनकी जो अलायंस प्री पोल क्या थी, वो उस पार्टी या उस अलायंस के साथ जा सकते हैं जो सरकार बनाने की पोजीशन में हो। तो दोस्तों, ये था मेरा एक संक्षिप्त आकलन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है और उसका एनडीए के सरकार बनाने के चांसेस पे क्या असर पड़ेगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, कृपया से लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। मैं आगे भी आपको देश के सभी राज्यों की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराता रहूँगा, और चुनाव खत्म होने से पहले मैं करीब करीब आपके सामने 543 सीट्स का खाका आपके सामने रख दूंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि 4 जून के बाद इस देश में होने क्या जा रहा है। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। चर्चा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।